अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका बाप उसकी मां के मरने के बाद दूसरी और फिर तीसरी शादी करता है, लेकिन उन बच्चियों की शादी बूढ़ों से कर देता है। लेकिन आखिर ये यहां तक नौबत क्यों आई, ऐसा क्यों हुआ? ये एक इंतहाई सबक आमूज और इबरतनाक कहानी है। इसको आखिर तक लाजमी सुनिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली सबक आमूज कहानियां आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। मेरी सहेली मिशाल का ताल्लुक एक मतवसत घराने से था। उसके अब्बू अलीम साहब एक औसत दर्जे के सरकारी मुलाजिम थे। तमाम उम्र की मेहनत के बाद वो सिर्फ एक 5 मरले का मकान ही बना सके थे, जिसको वो अभी तक अपना नहीं कह सकते थे, क्योंकि ऊपर की मंजिल उन्होंने कर्जा लेकर मुकम्मल करवाई थी। फिर इस कर्ज को अदा करने के लिए उनको बालाई मंजिल भी किराए पर उठानी पड़ी। किराएदार शरीफ लोग हों तो क्या कहना, अगर वो नेक नियत ना हों तो सरासर दर्दे सर होते हैं। मकान मालिक तो काफ़ी छान फटक करते हैं, लेकिन मेरी सहेली के वालिद ने कुछ ऐसी दूर अंदेशी से काम ना लिया। जो पहली पार्टी आई, उन्होंने चाबियां झटपट उनको थमा दी। नए किराएदारों के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था कि कौन लोग हैं, पहले कहाँ रहते थे, लेन देन के खरे हैं कि नहीं, और सबसे अहम बात यह कि उनका जरिया आमदनी क्या है। अलीम साहब हेरा फेरी वाले आदमी नहीं थे, इसलिए वो हर किसी पर एतबार कर लेते थे। किराएदार बाज़ाहिर खुश अखलाक थे। इकलौता भाई जिसका नाम सज्जाद था, कुनबे का सरबराह था। माँ और 2 बहनें थीं, बड़ी का नाम नईमा और छोटी का हसीना था। ये दोनों लड़कियां काफ़ी तेज़ तरार थीं। तकरीबन रोज़ ये आंटी के पास आ जाती थीं और घरेलू कामों में उनका हाथ बटाती थीं। यूं उन्होंने मिशाल की अम्मी के दिल में घर कर लिया। जाहिर है जो आराम दे वो ही अच्छा जाना जाता है। आंटी भी उन लड़कियों की तारीफ अपने शौहर से करती। नईमा और हसीना की उम्रें खासी थीं। माँ उनकी शादी की फिक्र में घुली जाती थी। वो अक्सर अलीम साहब की बीवी से उनके लिए रिश्तों का रोना रोती रहती थीं। मुझको ये सारी बातें मिशाल आकर बताती। मिशाल उन दोनों बहनों से खासी मरऊब रहती थी, क्योंकि ये फैशन की दिलदादा थीं। नित नए डिज़ाइन के कपड़े पहनती। ये चीज़ें नई उम्र की लड़कियों को खासी मरगूब होती हैं। मिशाल के अबू एक शर्मीले किस्म के इंसान थे, जबकि नईमा और हसीना बेहिजाब और मुंह फट थीं। वो उनसे बिल्कुल नहीं शर्माती थीं, बल्कि उनकी मौजूदगी में बिला झिझक और बगैर दुपट्टे मिशाल के घर में घूमती फिरती थीं। एक दिन मिशाल स्कूल आई तो बड़ी उदास थी। कहने लगी, हमारे अब्बू ऊपर वाली आंटी और उनकी लड़कियों का हर काम कर देते हैं, लेकिन अम्मी और हमारा काम नहीं करते। कहीं जाना हो या कुछ मंगवाना हो तो 1000 बार कहना पड़ता है, जबकि नईमा और हसीना बाजी एक बार भी कोई चीज़ मंगवाने का कह दे, फौरन उठकर बाजार चले जाते हैं। ये पहली शिकायत थी जो उनके बारे में मैंने अपनी सहेली के मुंह से सुनी। काफ़ी दिन गुजर गए। इसके बाद मिशाल स्कूल न आई। फिर सुना कि उसकी अम्मी सख्त बीमार हैं। तभी मैं और अम्मी आंटी की अयादत को गई। आंटी बिस्तरे मर्ग पर पड़ी थीं। उनको ऐसा घुन लग चुका था कि जीने की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और वो 15-20 दिन की मेहमान लगती थी। उसी दिन मिशाल के घर मैंने पहली बार नईमा और हसीना को देखा। वो दौड़ दौड़ कर अलीम साहब का काम कर रही थीं। वही चाय बनाकर लाईं। हमारी भी खातिर मदारत की, गोया उन्होंने अपने मालिक मकान का घर संभाला हुआ था। उनकी माँ आंटी की चारपाई के साथ ही तख्त पोश पर बैठी पान चबा रही थीं और लड़कियां मकान में यूं घूम रही थीं जैसे ये उन्हीं का घर हो। उन खवातीन के मिशाल के घर पर अजारादारी देखकर अम्मी हैरत ज़दा रह गई। घर आकर कहने लगी, कमाल है, मिशाल की अम्मी अब्बू के कोई रिश्तेदार नहीं हैं जो इस आड़े वक्त में उनके पास आकर रहें। उन्होंने गैरों का सहारा लिया हुआ है। मिशाल जब काफ़ी दिनों बाद स्कूल आई तो गम से निढाल थी। उसकी अम्मी फौत हो गई थी। चंद दिन तक रिश्तेदार औरतें मिशाल के घर आईं, फिर सभी अपने अपने घरों को चली गईं। सगी खाला के सिवा जो 9 उम्री में बेवा हो गई थी और अब अपने भाई के घर रहती थी। मिशाल की यह खाला बहुत अच्छी थी। वो अपनी भांजियों से बहुत प्यार करती थी। चंद दिन रहकर जब वो जाने लगी तो शाजिया और फाजिया उससे लिपट गईं। खूब रोईं और कहने लगीं, खाला, आप हमें किसके सहारे छोड़े जा रही हैं? आप मत जाइए, बल्कि हमेशा के लिए यहीं रह जाइए। मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकती, खाला ने कहा।
मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, लोग बातें बनाने लगेंगे। खाला ने ठीक कहा था। जब से वो मिशाल के घर पर थीं, बलाई मंजिल वालों ने नीचे आना जाना बंद कर दिया था। उनको खाला का यहाँ रहना एक आंख नहीं भाता था और खाला के खिलाफ मोहल्ले में बातें बनाने वालों में पहला नंबर उन्हीं का था। खाला मिशाल और फौजी को रोता और सिसकता छोड़कर चली गई। तभी नईमा, हसीना और उनकी माँ आ गईं। उन्होंने रोती हुई बच्चियों को गले लगाया। मैं भी तुम्हारी खाला हूं, फिर क्यों रोती हो? तुम लोग तन्हा तो नहीं हो, हम जो तुम्हारे पास हैं। अब फिर से उस घर में उनका अमल दखल शुरू हो गया। खाना हसीना पका रही है तो अलीम साहब के कपड़े नईमा इस्त्री कर रही है। माँ घर का सौदा सलफ ला रही है। लगता नहीं था कि दो अलग अलग घर हैं, बल्कि ये एक घराना लगता था। अलीम साहब पहले से ज्यादा खुश और मुतमईन नजर आने लगे। सज्जाद की माँ और बहनों ने उनका घर संभाल लिया और उनको बीवी की कमी महसूस नहीं होने दी। बच्चियां अलबत्ता बेकरार थीं। वो माँ को नहीं भुला सकती थीं और माँ का बदला सगी खाला थीं, जो माँ जैसा प्यार दे सकती थी और वो सिर्फ चंद रोज उनके पास रहकर चली गई थीं। समझने वाले समझ गए कि किराएदारनी अपनी बड़ी लड़की नईमा को अलीम साहब के साथ बहने की खातिर ये सारी तगोदो कर रही है। अलीम साहब की बहन जब 2-4 रोज रहने आई तो उसने इस बात को फौरन महसूस कर लिया। तभी उसने भाई से कह दिया, भाईजान, ये गलती कभी मत कीजिएगा, मुझको ये कुनबा ठीक नहीं लगता। तुम्हारी किराएदारनी बड़ी शातिर मालूम होती है। ये 2-4 रोज में तुम्हारे मकान पर कब्जा कर लेगी और तुम्हारी बिन माँ की बच्चियों को निकाल बाहर करेगी। तुम नईमा के साथ निकाह की गलती कभी मत करना, बल्कि हो सके तो इन लोगों से अपना मकान खाली करा के भले मानस लोगों को दे दो। अलीम साहब को बहन की बातें बहुत बुरी लगी। उन्होंने मुंह पर तो कुछ ना कहा, मगर दिल में ठान ली कि निकाह नईमा से करने में कोई हर्ज नहीं। लड़कियां सलीका वाली और उनकी माँ भी मुखलिस है। ये लोग आड़े वक्त में काम आते रहते हैं। ऐसों से नाता जोड़ना बेहतर रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि शाजिया और फौजिया भी उनसे मानूस हैं। जब ये बात रिश्तेदारों के इल्म में आई कि अलीम साहब अपनी किराएदारनी की बड़ी लड़की से निकाह कर रहे हैं, तो सारे ही उनकी जान को आ गए। फिर चंद बड़ों ने निहायत सख्ती से दबाव डालकर अलीम साहब का निकाह उनकी बेवा साली से करवा दिया, क्योंकि उनको बच्चियों की खुशी अजीज थी। शाजिया और फौजिया बहुत खुश थीं। उनकी खाला हमेशा के लिए आ गईं। माँ के मरने के बाद पहली बार मैंने उन दोनों बहनों के चेहरों पर सुकून और खुशी देखी। खाला ने माँ की जगह ली तो उनसे बहुत प्यार और शफकत का बर्ताव किया, लेकिन ऊपर की मंजिल पर रहने वालों को उनकी पुरसुकून जिंदगी पसंद ना आई। उन्होंने चुपके चुपके अलीम साहब के कान भरना शुरू कर दिए, क्योंकि पहले वो नीचे आती रहती थीं, अब अलीम साहब ऊपर जाने लगे थे। अलीम साहब को जाने क्या हुआ कि वो उन लोगों की बातों में आकर बीवी को मारने लगे। हालांकि उन जैसे अमन पसंद और सुलहजू आदमी से कोई इस किस्म की बदतमीजी की तवक्को नहीं कर सकता था। कहते हैं कि इश्क का जादू सर चढ़कर बोलता है। शायद अलीम साहब को भी बड़ी वाली नईमा से इश्क की हद तक लगाव हो चुका था। अब उनको उसके सिवा कोई दूसरा नजर नहीं आता था। उन्होंने अपनी दूसरी बीवी और अपनी बच्चियों की सगी खाला पर वो सितम ढाए कि खाला उन जुल्मों से तंग आ गई। एक दिन हर किसी ने सुन लिया कि अलीम साहब की दूसरी बीवी ने खुद पर मट्टी का तेल छिड़क कर खुदकुशी कर ली है। फौजिया और शाजिया स्कूल में थीं। जब खाला के मरने की खबर मिली तो दोनों घबराई हुई घर पहुंची, मगर खाला कहाँ थी? उनको तो अस्पताल ले गए थे। वो बुरी तरह जली थीं, बयान तक देने के काबिल न थीं। बिलाखिर इसी हालत में अपने खालिक हकीकी से जा मिली। सब यही कहते थे कि उनका जलना एक मुअम्मा है। मिशाल मुझको कहती थी कि तुम मानो या ना मानो, मेरी खाला खुद नहीं जली, उनको ऊपर वालियों ने जलाया है, क्योंकि वो खाला के आने से खुश नहीं थी। शाजिया अभी मैट्रिक में थी कि उसके वालिद ने तीसरी शादी नईमा से की। उसके बाद शाजिया और फौजिया का स्कूल आना बंद हो गया। मैं अम्मी को लेकर उनके घर गई कि मालूम करो कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही। तभी मिशाल ने बताया कि मेरी और फौजिया की पढ़ाई नईमा बाजी ने छुड़ा दी है। पहले ये हमारे घर का काम करती थीं अब्बू को खुश करने के लिए, मगर अब हमसे हमारे और अपने दोनों घरों का काम करवाती हैं। उफ नहीं करने देती। बड़ी जालिम है, इतनी जालिम के क्या बताऊं। मिशाल रोने लगी। मुझे बहुत दुख हुआ। उन जालिम औरतों ने मिशाल को मैट्रिक भी ना करने दिया।
हालांकि सालाना इम्तिहान में चंद माह रह गए थे। मिशाल ने मुझसे दोबारा आने का वादा लिया। 2 हफ्ते बाद मैं उसकी खातिर दोबारा उसके घर गई। वो बहुत खौफजदा थी, मुझको देखकर सहम गई। मौका मिला तो बोली, फहमी अब तुम हमारे घर मत आना, क्योंकि ये नई माँ हमारी किसी सहेली का हमारे पास आना पसंद नहीं करती। मैंने उसको दिलासा दिया कि हम किसी न किसी बहाने जरूर मिल लेंगे, तुम खातिर जमा रखो, मैं हर हाल में तुमसे मिलती रहूंगी। इसके बाद हम दोनों काफी अरसे तक ना मिल सकीं। एक दिन मैं मिशाल के घर के करीब से गुजर रही थी कि पता चला उसकी शादी हो रही है। यकीन ना आया, क्योंकि अभी तो वो बमुश्किल 15-16 बरस की थी। सोच भी ना सकती थी कि उसका बाप इतना जुल्म कर सकता है। मुझसे रहा ना गया और मैं उनके घर के अंदर चली गई। वहां कोई खास मेहमान ना थे, वो शादी वाला घर लग ही नहीं रहा था। मिशाल ने मुझे देखा तो दौड़कर आई और मुझसे गले लगकर खूब रोई। बोली, फहमी इस जालिम दुनिया में बिन मां की बच्चियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, उन्हें तो मां के साथ ही मर जाना चाहिए। मैंने पूछा, मिशाल ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सच है कि तुम्हारी शादी हो रही है? हाँ, वो बोली, लेकिन मुझे तो कोई मेहमान नजर नहीं आ रहा। मां ने सिर्फ अपने चंद रिश्तेदारों को ही बुलाया है, तुमने मुझे नहीं बताया। कैसे बताती? मां ने बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। किसके साथ शादी हो रही है? नईमा के मामू के साथ। मामू के साथ? वो तो खासा बड़ा होगा। हाँ, खुदा जाने अब्बू को क्या हो गया है। जो ये लोग कहते हैं वो करते जाते हैं। काश मेरी मां जिंदा होती तो मुझ पर यह जुल्म ना होता। तुम बहादुर बनो और इस शादी से इनकार कर दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, यह नामुमकिन है। तुम सोच भी नहीं सकती फहमी कि ये लोग कितने जालिम हैं। अब्बू को तो इन्होंने बिल्कुल अपनी मुट्ठी में कर लिया है। वो अभी ये बातें कर ही रही थी कि किसी ने कहा बारात आ गई है। दूल्हा चंद औरतों और मर्दों के साथ अंदर आया। उसकी उम्र अलीम साहब से भी ज्यादा लग रही थी। मुझे दूल्हा को देखकर हैरत और अफसोस हुआ, इस कदर के मैं अपने आप पर काबू ना रख सकी और रोने लगी। मिशाल रुखसत होकर ससुराल चली गई। 2 माह बाद एक दिन वो हमारे घर आई। कुछ पुरसुकून और खुश नजर आती थी। बोली, दुल्हा उम्र रसीदा जरूर है मगर रहम दिल है, वो मेरा ख्याल रखते हैं। कम से कम मुझे नईमा और हसीना की मां के जुल्म से तो निजात मिल गई। फिर ठंडी आह भरकर बोली, अब मुझे फौजिया की फिक्र है। खुदा जाने वो तीनों इस बेचारी का क्या हाल करती हैं। मैंने पूछा, उनका लड़का सज्जाद कहाँ है? वो इनको छोड़ गया है और किसी अमीर आदमी का घर दामाद बन गया है। अब वो आता भी नहीं है। खुदा की लाठी बेआवाज होती है। नईमा के घर बच्ची पैदा हुई, मगर वो बच्ची अजीबुल खलकत थी। उसके मुंह के ऊपर वाला हिस्सा नहीं था, उसका निचला धड़ नाकारा था। वो लड़की दूध और पानी भी ना पी सकती थी। 3 माह अस्पताल में रहकर फौत हो गई। दूसरे अस्पतालों से डॉक्टर उसको दूर दूर से देखने आते थे। इस हादसे ने सिर्फ चंद दिन नईमा के दिल पर असर किया। अपनी माँ और बहन को मना करती थी, फौजिया पर रहम किया करो, उसकी बद्दुआ से मुझे ऐसी औलाद हुई है। नईमा से ज्यादा उसकी माँ तंग दिल थी। वो मासूम फौजिया पर तरह तरह के जुल्म करती, खुद उसको दुकानों पर सौदा सलफ लेने भेजती। फिर कहती, ये तो फलां लड़के से मिलने गई थी और फलां मोहल्ले वाले लड़के से बातें कर रही थी। ऐसी बातों पर अलीम साहब अपनी बेगुनाह बेटी को रूई की तरह धनक कर रख देते थे। वो ये भी ना सोचते कि मुमकिन है ये बात सच ना हो। वो हर बात का आंखें बंद करके यकीन कर लेते थे। एक दिन ऐसे ही किसी इल्जाम से खौफजदा होकर फौजिया घर से भाग निकली, क्योंकि उसकी सौतेली नानी ने कहा था कि आज तेरा बाप आएगा, मैं ऐसी बात कहूंगी कि वो तुझको रस्सी से बांध कर मारेगा और जान से ही मार देगा। तू देखना तो सही। जब मैंने तुझको सुबह कहा था कि मेरे कपड़े धो दे, तो तूने क्यों नहीं धोए? सुबह वो बेचारी घर के दीगर कामों में लगी थी, उसको फरागत मिलती तो धोती। ये बातें सुनकर खुदा जाने क्या फौजिया के दिमाग पर असर हुआ कि घर का दरवाजा खोलकर भागी। बड़ी बी ने देखा कि लड़की बाहर भागी है तो वो भी उसके पीछे भागी और चिल्लाने लगी कि दौड़ो, पकड़ो, इसे देखो, ये भाग रही है। ये सुनकर कुछ लड़के गली के फौजिया के पीछे भागने लगे। उस वक्त बदकिस्मती से अलीम साहब घर आ रहे थे। उन्होंने जो देखा कि फौजिया आगे भाग रही है और गली के लड़के उसके पीछे भाग रहे हैं, तो उनका तो सर ही घूम गया। किसी तरह वो फौजिया को सड़क से पकड़कर घर लाए और कमरे में बंद कर दिया।
उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनकी लड़की आखिर क्यों इस तरह पागलों की मानिंद सड़क पर दौड़ रही थी। बस जो उनकी सास ने कहा उस पर यकीन कर लिया, फिर लड़की को पीटा और कमरे में बंद कर दिया। 2 दिन बाद उसका निकाह भी शाजिया की तरह उसी खामोशी से कर दिया गया जैसे तलाक याफ्ता या गलत किरदार लड़कियों का किया जाता है। यूं फौजिया भी रुखसत कर दी गई। कहां और किसके साथ खुदा जाने। अब वो कैसी जिंदगी गुजार रही है उसका मुझे इल्म नहीं, क्योंकि वो फिर मुझको कभी नहीं मिली। ये सब मोहल्ले वालों ने हमें बताया था। उन दोनों बहनों के साथ मैंने 8 साल पढ़ा। मैं उनको खूब जानती थी कि कितनी अच्छी, ज़हीन और होनहार लड़कियां थीं जो माँ के मरने और बाप के दूसरी शादी करने से तबाह हो गईं। इसलिए मैं हर वक्त ये दुआ करती रहती हूँ कि खुदा करे लड़कियों की माएँ ना मरें, या फिर बाप दूसरी शादी करते वक्त ये सोच लें कि सौतेली माएँ इन बच्चियों के साथ कैसा सलूक करेंगी। बेशक सारी सौतेली माएँ एक जैसी तो नहीं होती, लेकिन अक्सर यही देखने में आया है कि सौतेली माँ बच्चों पर जुल्म करती है। बाप को चाहिए अगर इंसाफ नहीं कर सकता, अपने बच्चों का ख्याल नहीं कर सकता, तो दूसरी शादी ना करे, और अगर कर ले तो इस बात का खास ख्याल रखे कि उसकी गैर मौजूदगी में औलाद को परेशानी तो नहीं, सौतेली माँ परेशान तो नहीं करती। और सौतेली माँ को भी अल्लाह से डरना चाहिए, क्योंकि अगर वो आज किसी के साथ बुरा करेगी तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।